हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम जो एसेंशियल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बाय फुंदन सिंह जो बुक है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज हम इस पहले वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग की हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव एंड अचीवमेंट्स तथा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या। Plant breeding has described as a technology of developing superior crop plants for various purposes। ठीक है, ध्यान अपन बात करें आर्ट, प्लांट ब्रीडिंग एक आर्ट है, साइंस है और एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तीन हो गए। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग इज द कंसिडर्ड एज द करंट फेज ऑफ क्रॉप एवोल्यूशन। जो अपने साइमंड्स थे उन्होंने बताया था कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, करंट फेज है एवोल्यूशन की। ठीक है, देन हम बात करें फील्ड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में मेनली अगर अपन देखें तो तीन एरियाज आते हैं। सबसे पहले प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज और जर्म प्लांट्स पहला हो गया। सेकंड है कौन सा, ब्रीडिंग टेक्निक्स, और तीसरा हो जाएगा अपने क्या, सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स। तो इन जब हम ब्रीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो ये इसके तीन आयाम हैं। एक तरफ से प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज मतलब जर्म प्लाज्म, ठीक है, देन जर्म प्लाज्म के ऊपर क्या अपन ब्रीडिंग टेक्निक्स लगाते हैं, और ब्रीडिंग टेक्निक्स के बाद अपन क्या सीड प्रोडक्शन द्वारा वो प्रोड्यूस उत्पन्न करके फार्मर्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा जर्म प्लांट वगैरह। ठीक है, ब्रीडिंग टेक्निक्स एक होती है जनरल ब्रीडिंग मेथड्स और एक होती हैं स्पेशल ब्रीडिंग मेथड्स। तो जनरल में तो यही आती हैं अपनी इंट्रोडक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, और जब अपन हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करते हैं तो ये देखो, एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जनरली हम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं, मतलब कि इंटर वेराइटी, दो वेराइटीज़ के बीच में ही हाइब्रिडाइजेशन जनरली प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ होता है। देन हम बात करें सीड प्रोडक्शन में, तो सुपीरियर जो वेराइटी है उसका सीड प्रोड्यूस करके फार्मर्स के बीच सर्टिफाइड सीड को डिस्ट्रीब्यूट करना। देन हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो जब हम हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो मेनली अपन जो हिस्ट्री है प्लांट ब्रीडिंग की उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग 1900 से लेकर 1980 के बीच में हो गई। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग है वो 1980 के बाद से कंटिन्यू चली आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो आपने जो मेंडल थे, मेंडल्स के जो लॉ की रिडिस्कवरी किसने की थी, डी वेरेज, कार्ल कॉरेंस तथा टी शेरमार्क। तो जो अपने डी वेरेज थे वो हॉलैंड के थे, देन कॉरेंस अपने जर्मनी के थे, और टी शेरमार्क कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि जो अपनी इससे पहले जो क्लासिकल ब्रीडिंग में थे तो इसमें कॉन्सेप्ट कौन कौन से डेवलप हुए। द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इंक्लूड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोजेनी सिलेक्शंस, बिल्मोरिन ने जो प्रोजेनी सिलेक्शन दिया था वो, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, देन प्योर लाइन सिलेक्शन, डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस, रिकरेंट सिलेक्शन, बैक क्रॉस, बल्क पेडिग्री मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, फ्लोर हाइपोथेसिस, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, नेल्सन एली की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, डाई एलील सेलेक्टिव मेटिंग, बाई पेरेंटल मेटिंग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, इडियोटाइप ब्रीडिंग, ये सभी क्या कंसेप्ट आए थे अपने क्लासिकल ब्रीडिंग के टाइम पे, ये कंसेप्ट दिए गए थे। देन हम बात करें कौन कौन सी ब्रीडिंग टेक्निक्स थी। तो क्लासिकल ब्रीडिंग रिलेट लार्जली ऑन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द क्रोमोसोम टू जनरेट जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन हम बात करें कौन कौन से प्रोडक्ट डेवलप हुए थे। In the beginning, the main product developed included land races, mass-selected varieties and exotic varieties. Later on, semi-dwarf varieties in wheat and rice, and hybrid in maize, pearl millet, sorghum, cotton, pigeon pea, rice, wheat and some vegetable crops were developed this time. But then major achievements की बात अगर हम देखें तो एक तो डेवलपमेंट ऑफ सेमी डॉर्फ वेराइटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस रिजल्टिंग इन ग्रेन रिवोल्यूशन, जो अपने क्या क्लासिकल के टाइम पे ये ग्रेन रिवोल्यूशन वगैरह आ गया था। देन अपन बात करें डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव हाइब्रिड, पार्ले मिलेट, सोरगम, कॉटन, पिजन पी, राइस, व्हीट, ये सभी इसमें टाइम तक आ चुके थे। देन अब हम बात करें मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, तो 1980 के बाद से जो टाइम चला रहा है वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंसेप्ट डेवलप हुए हैं। ठीक है, द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इंक्लूड ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, मॉलिकुलर प्लांट ब्रीडिंग, जैसे अपना मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन वगैरह हो गई, ये सभी इसमें, टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, ट्राइटॉल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक प्लांट ब्रीडिंग एंड पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। तो ये सभी क्या है, नई स्कीम्स हैं मॉडर्न के टाइम पे। देन हम बात करें टर्मिनेटर एंड जो ट्राइटो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको यूज़ करना भी परमिटेड नहीं है। ठीक है, ये क्या किसानों के नज़रिए से देखें तो ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि जो किसान है वो अपने ही जो सीड्स हैं उनको यूज़ अगली जनरेशन में नहीं कर पाएंगे फिर अगर ये हो जाएगा तो। देन हम बात करें ब्रीडिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, तो इसमें अपन जो ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये सभी मॉडर्न टेक्निक्स में आती हैं। देन अपन बात करें प्रोडक्ट कौन कौन से डेवलप किए गए हैं। ठीक है,
Modern plant breeding are the transgenic varieties in several crops such as the rapeseed, mustard, potato, tobacco, tomato, soybean, sugar beet, lucerne and hybrids in maize and cottons. देन हम बात करें मेजर अचीवमेंट्स के बारे में, तो क्वांटम जंप इन प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस फील्ड क्रॉप। मतलब जो मॉडर्न जैसे एग्रीकल्चर चालू हुआ प्लांट ब्रीडिंग, तो उससे क्या हुई, बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बहुत ज़्यादा नई वेराइटीज़ निकल रही हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ निकल रही हैं। ठीक है, हम जो डिसीज़ वगैरह बायोटिक और एबायोटिक जो स्ट्रेस थे उनसे अपनी क्रॉप को बचा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा यील्ड मिल रही है। देन हम बात करें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देखो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, उसके जस्ट सापेक्ष में दिया कौन सा, मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो कंसेप्ट कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोजेनी सिलेक्शन, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, डोमिनेंस हाइपोथेसिस, ओवर डोमिनेंस, रिकरेंट सिलेक्शन, बैक क्रॉस ब्रीडिंग, बल्क ब्रीडिंग, पेडिग्री मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, फ्लोर हाइपोथेसिस, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मेल स्टेरिलिटी, डाइयल सिलेक्टिव मेटिंग, बाइपेरेंटल मेटिंग, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो वंडर प्लांक ने दिया था, देन ड्यू टाइप ब्रीडिंग डोनाल्ड ने। तो ये सब इसमें आ जाते हैं, किसमें, क्लासिकल में। देन हम बात करें जो ऊपर आपने देखा वही को वही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें थोड़ा कंपैरेटिव दिया तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो जो क्या क्या उद्देश्य हैं प्लांट ब्रीडिंग के। ठीक है, एक ब्रीडर जब कोई भी वैरायटी डेवलप कर रहा होता है तो वो किन पॉइंट्स को उसके दिमाग में होना चाहिए ताकि वो ईजिली अपनी जो वैरायटी है, जो उसका गोल है, उसको ईजिली अचीव कर सके। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव है हायर यील्ड। तो जो अपने जो अधिकांश जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसका अल्टीमेट एम यही होता है कि वो यील्ड बढ़ाए, किसी भी चीज़ में यील्ड को बढ़ा दे। ठीक है, ऑयल सीड में भी यील्ड चाहिए अपने लिए, शुगर कैन में यील्ड बढ़ाना है। ठीक है, पल्सेस, सीरियल्स, सभी में यील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो देन अब यील्ड के बाद अगर अपन देखें तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी यील्ड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, क्योंकि मार्केट में अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है तो वो क्या, जो दूसरे प्रोडक्ट है उनके साथ कंपेयर नहीं कर पाएगा और आपको प्रॉपर उसका प्राइस नहीं मिलेगा। क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन प्लांट ब्रीडिंग। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्वालिटी। ठीक है, अगेन क्वालिटी डिफर फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखो हर प्रोडक्ट की आप क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। ठीक है, जैसे कि अपन बात करें गेहूं में, तो गेहूं में क्या, चपाती मेकिंग जो क्वालिटी है उसमें ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए तभी अच्छी चपाती बनेगी। ठीक है, अपन बात करते हैं बार्ले की, तो बार्ले में क्या माल्टिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। देन अपन बात करें कॉटन की, तो कॉटन में जो अपना फाइबर रहता है, ठीक है, उसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, फाइननेस अच्छी होनी चाहिए। अपन ने जब बात करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल, तो इनमें क्या बात करते हैं अपन, न्यूट्रिशनल वैल्यू के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि किसमें न्यूट्रिटिव है। ठीक है, और उसकी कीपिंग क्वालिटी पे। देन अपन बात करें प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं, जब हम पल्सेस की बात कर रहे हैं, ऑयल कंटेंट की बात करते हैं ऑयल सीड में, शुगर कंटेंट की बात कर रहे होते हैं शुगर कैन वगैरह में। देन अपन जो डिफरेंट न्यूट्रिशनल अपने सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स होते हैं, उनको भी इसमें क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। देन हम बात करें बायोटिक स्ट्रेसेस, तो बायोटिक स्ट्रेसेस में क्या आ जाते हैं, जो डिसीज़ हुए, इंसेक्ट हुए, जिसके बाद अपने पैरासिटिक वगैरह प्लांट हुए, ये सभी आ जाते हैं बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस में। देन हम बात करें एबायोटिक रेजिस्टेंस में क्या आते हैं, देखो जितने भी इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेसेस हैं वो किस में आ जाते हैं, एबायोटिक में। जैसे कि अपन बात कर लो, ड्रॉट आ गई, सूखा पड़ गया है, सॉइल सैलिनिटी है, हीट है, विंड है, कभी तेज़ हवा चल रही है, कभी कम चल रही है। ठीक है, कोल्ड, फ्रॉस्ट, ये सभी क्या दिक्कतें देती हैं। ठीक है, तो इनके हिसाब से अपन पर्टिकुलर रीजन वाइज और जिस एरिया में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी वैराइटीज़ डेवलप करते हैं। देन हम बात करें अर्लीनेस, मतलब कि जो वैरायटी जल्दी मैच्योर हो जाए, जल्दी मैच्योर होगी तो आपको फील्ड में मैनेजमेंट भी कब करना पड़ेगा, कम दिनों तक, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। और जब हम एक साथ क्रॉप को, ज़्यादा क्रॉप्स अगर हमें एक साल में लगाना है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमारे लिए शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, इट रिक्वायर्स लेस क्रॉप मैनेजमेंट पीरियड, लेस इंसेक्टिसाइडल स्प्रेस, परमिट डबल क्रॉपिंग सिस्टम एंड रिड्यूस ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, देन हम बात करें फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिव। देखो फोटो और थर्मो इंसेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि वो टेम्परेचर और लाइट, फोटो पीरियडिज्म से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, फ्लक्चुएट ना हो। ठीक है, मतलब कि अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है, तो उसको अगर उतना नहीं मिला तो फिर वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। ठीक है, तो ये सब के लिए अपन ने क्या किया है, डेवलपमेंट किया है। इनसेंसिटिव वेराइटीज़ टू लाइट एंड टेम्परेचर हेल्प इन क्रॉसिंग द कल्टिवेशन बाउंड्रीज ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। इसी के कारण देखो आप, पहले जो पंजाब वाला एरिया था इसमें जनरली राइस का कल्टिवेशन नहीं होता था। ठीक है, बंगाल, पंजाब, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो उसमें जनरली वीट वगैरह का कल्टिवेशन नहीं होता था। तो ये सब क्या होती है, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में भी कल्टिवेशन
हो सकता है अगर अपन फोटो और थर्मो इंसेंसिटिव वेराइटीज़ को डेवलप करें। देन हम बात करें सिंक्रोनस मैच्योरिटी। तो सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि अपन ने एक फील्ड पे जैसे सोइंग कर दी, 15 तारीख को सोइंग की है, तो अपने लिए मतलब कि 75 दिन बाद उसका कल्टीवेशन होना चाहिए, मतलब 75 दिन पे क्रॉप मैच्योर होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये एकदम सिंक्रोनस मैच्योरिटी, मतलब कि 75 दिन बाद अपनी मैच्योर हो गई क्रॉप तो ठीक है। बट अगर कई बार अपन अधिकांश क्रॉप में देखें तो क्या होती है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी नहीं होती। क्या होता है, कोई सा प्लांट 8 दिन बाद मैच्योर हो रहा है, कोई सा 3 दिन पहले मैच्योर हो गया, तो उससे क्या होती है कि अपने लिए हार्वेस्टिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए अपने लिए सिंक्रोनस मैच्योरिटी के लिए भी काम करना पड़ता है। ठीक है, synchronous maturity is highly desirable in crops like the green gram, cowpea and cotton where the several pickings are required for crop harvest. then हम बात करें desirable agronomic characters, जब हमको मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करनी होती है, जो प्लांट की हाइट के अपने लिए चाहिए थोड़ा ज़मीन से ऊपर चाहिए, अगर आप ज़मीन से बिल्कुल जस्ट लगा के लोगे तो उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी वगैरह उसमें आ जाती है, तो ये सारी दिक्कतें आती है, इसलिए अपने लिए बहुत सारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि टॉलनेस हुई, हाई टिलरिंग हुई एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टर इन फॉडर क्रॉप्स। ड्वार्फनेस इज अ डिज़ायरेबल कैरेक्टर इन बीट, राइस, सोरगम एंड पर्ल मिलेट। ड्वार्फनेस कन्फर्स लॉजिंग रेजिस्टेंस इन फील्ड क्रॉप्स इन एडिशन टू बेटर फर्टिलाइजर यूज। हम बात करते हैं ड्वार्फ प्लांट है अपना, ठीक है, छोटा है वीट और राइस वगैरह में, तो इससे क्या होता है कि वो एक तो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है, और दूसरा क्या है कि जैसे आपकी तेज़ हवाएं चल रही हैं तो वो उसमें पेड़ आड़ा नहीं होगा, ठीक है, जो गिरेगा नहीं, जिसके कारण आपकी ईल्ड लॉसेस नहीं होगी, उसकी क्वालिटी नहीं गिरेगी। तो ये सब इसके साथ जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। देन हम बात करें रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, तो कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिनमें क्या जो उनके टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसके कारण उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है और इनके कंजप्शन से अपने लिए कई बीमारीज भी हो सकती हैं। तो जब हम उनको टॉक्सिक कंपाउंड्स को कम करना भी एक ब्रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है। जैसे कि हम बात करें खेसरी के बारे में, लेथायरस जिसको बोलते हैं, जिसमें से अपन ने जो वो है न्यूरोटॉक्सिन उसको रिमूव करना है। देन अपन बात करें इर्यूसिक एसिड ब्रेसिकास से, और गॉसिपॉल की अपन बात करें तो जो कॉटन की सीड्स में होता है, ठीक है, तो इनके कंजप्शन से क्या होता है, ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन हम बात करें वाइडर अडेप्टेबिलिटी। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि एक क्रॉप को आप अलग अलग स्थानों पे जाके लगा रहे हो, तो उसकी क्या होनी चाहिए, उस जगह पे अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पूरी तरीके से क्रॉप फेलियर हो रहा है, ठीक है, ये क्या वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाए। जब जितनी ज़्यादा हेटेरोजाइगस क्रॉप होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बफरिंग कैपेसिटी उसकी इतनी ज़्यादा ही होगी, तो बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण उसकी क्या होगी, अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, देन हम बात करें सम अदर कैरेक्टर्स के बारे में, तो इन सम क्रॉप सच एज द ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पी सीड्स जर्मिनेट इन द स्टैंडिंग क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग इफ रेन्स आर रिसीव्ड। देखो जब हम बात करते हैं ग्रीन ग्राम हुआ, मूंग, उड़द वगैरह, पी वगैरह, इनके बारे में, तो इनमें क्या होता है कि जो अपने देखो जब फसल परिपक्व होने वाली होती है उस टाइम पे अगर क्या होता है, बारिश अगर आ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अपने सीड्स हैं वो फली में लगे लगे ही उसमें अंकुरण होने लगता है। तो ये एक दिक्कत है हार्वेस्टिंग करने में, ठीक है, उससे क्या होता है, प्रोड्यूस की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इन अर्बोरम कॉटन सेडिंग ऑफ दिस स्पीसीज ऑफ कॉटन कपास आफ्टर ball bursting is a serious problem. Locules retentive varieties have to be developed in this species of cotton. The shattering of pods is a serious problem in green gram, hence resistance to shattering is an important object in green gram. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, मतलब कि प्लांट ब्रीडिंग के साथ साथ हमारे लिए कौन कौन से ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो आप साइटोजेनेटिक्स और जेनेटिक्स, जब तक आपको साइटोजेनेटिक्स और जेनेटिक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी या उसके बाद में नॉलेज नहीं होगा, तो आप न्यू वेराइटीज़ को डेवलप करने में उनकी जो सेग्रीगेशन प्रोसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, किस तरह का उसमें पैटर्न है, इनहेरिटेंस पैटर्न, तो इन सब में क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। देन हम बात करें मॉर्फोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी, जब आप फ्लावर के बारे में आपको पता होगा, ठीक है, तभी तो आप उसमें ईजिली मस्कुलेशन करवा पाओगे, ईजिली हार्वेडाइजेशन उसमें करवा पाओगे। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको मॉर्फोलॉजी और टैक्सोनॉमी पता हो। देन हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी, तो प्लांट फिजियोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। जैसे कि आपको फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है, आपको उसका सिंक का पता होना चाहिए, सोर्स का पता होना चाहिए। तो ये सभी जो, ठीक है, डिफरेंट उसमें मैकेनिज्म चल रही हैं, उसमें आप एवोपरेशन वगैरह, ट्रांसपिरेशन वगैरह हुआ, ये सभी जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उससे
आपको बायोटेक एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रेजिस्टेंस बनाना है। तो इन सब में प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करती है। देन हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी, तो आपको डिसीज रेजिस्टेंस कोई क्रॉप तैयार करनी है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसके इस पैथोजन के डिफरेंट रेसेस कौन कौन से हैं, ये सब इसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। देन हम बात करें एंटोमोलॉजी, तो ये सब भी कीटशास्त्र की जानकारी होना जरूरी है। इसी प्रकार से हम एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस के बारे में, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जैसे सॉइल सैलिनिटी वगैरह हुई, इन सब के प्रति अपने लिए अगर वैरायटी डेवलप करनी है, ठीक है, तो इन सब का नॉलेज होना भी अपने लिए बहुत जरूरी है। देन बायोकेमिस्ट्री बहुत जरूरी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पता होना चाहिए, ठीक है, एस्थेटिक्स और बायोमेट्रिक, इनका भी बहुत ज़्यादा जो बायोमेट्रिकल जेनेटिक्स है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम कोई वो कंडक्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें जो मार्कर असिस्टेंट ब्रीडिंग वगैरह हुई, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब इसी में बस यही दिया है कि किस किस में क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपको ईजिली आ जाता है, ठीक है। देन हम बात करें सम इंडियन प्लांट ब्रीडर्स, तो जो कुछ महत्वपूर्ण प्लांट ब्रीडर्स हैं भारत के, जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टी.एस. वेंकटरमन की, ठीक है, जिन्होंने नॉवलाइजेशन ऑफ शुगर कैन किया है। ही ट्रांसफर्ड थिक स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट फ्रॉम ट्रॉपिकल नोबल कैन टू नॉर्थ इंडियन कैन्स। दिस प्रोसेस इज नाउन एज अ नॉवलाइजेशन ऑफ शुगर कैन। ही वाज अ डायरेक्टर ऑफ एसबीआई शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, तो ये क्या थे, डायरेक्टर थे एसबीआई के। देन हम बात करें बीपी पाल के बारे में, तो जो इन्होंने क्या वीट ब्रीडर थे, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो एनपी सीरीज़ की जो वीट वेराइटीज़ हैं इन्होंने ये डेवलप की थी। ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। इसके साथ ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आईसीआर के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, डीजी, तो वो थे अपने वीपी पाल। देन अपन बात करें एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में, तो इन्होंने क्या भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता कहा जाता है, ठीक है। ही डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। ही वॉज डायरेक्टर जनरल आईसीआर एंड लेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ IRRI फिलीपींस फ्रॉम 1982 टू 1988। यार अपन बात करें पुष्करनाथ पे किस पे काम किया था इन्होंने, जो अपने आलू के ऊपर काम किया था, कहाँ पे, CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में, ठीक है। ये फेमस पोटैटो ब्रीडर है। देन अपन बात करें NGP रॉय के बारे में, तो ये क्या थे, सोरगम ब्रीडर हैं, ठीक है। ही डेवलप्ड सेवरल हाई यील्डिंग हाइब्रिड्स ऑफ ग्रेन सोरगम। ही वाज चेयरमैन ऑफ ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड एंड वाइस चांसलर ऑफ मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परवनी। के Ramai. He was a renowned rice breeder. He developed several high-yielding varieties of rice when he was the director of CRRI Cuttack. देन हम बात करें रामधन सिंह जी के बारे में, तो ही वॉज एन इनबॉर्न प्लांट ब्रीडर हु डेवलप्ड सेवरल सुपीरियर वेराइटीज ऑफ व्हीट इन पंजाब. हिज फेमस वेराइटी वाज C591. देन हम बात करें DS अथवाल जी के बारे में, तो ये क्या है, पर्ल मिलेट ब्रीडर हैं जिन्होंने पऊ पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में काम किया, ठीक है. डेवलप्ड सेवरल सुपीरियर वेराइटीज़ ऑफ पर्ल मिलेट, ठीक है. देन हम बात करें बोसी सेन के बारे में, तो ये क्या थे, मेज ब्रीडर हैं, ठीक है. ही डेवलप्ड सेवरल वेराइटीज़ ऑफ मेज फॉर हिल रीजन ऑफ उत्तराखंड. ही इस्टेब्लिश द विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला एट अल्मोड़ा उत्तराखंड. वाज अ डायरेक्टर ऑफ द सेम टिल हिज डेथ. देन हम बात करें धर्मपाल सिंह जी के बारे में, तो ये क्या थे, ये ऑयल ब्रीडर हैं. He released several varieties of oilseed, rapeseed and mustard from Kanpur. He was Vice Chancellor of GB Pant यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर. देन हम बात करें CT पटेल जी के बारे में, तो इन्होंने क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड H4, ठीक है, इसको इन्होंने गुजरात की सूरत स्टेशन पर बनाया था, जिसको गुजरात 67 तथा अमेरिकन नेक्टरलेस थी उनके बीच में क्रॉस करवा के. देन हम बात करें V संथानम जी के बारे में, तो ये क्या थे, कॉटन ब्रीडर थे हु हैज़ डेवलप्ड सेवरल हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ अपलैंड कॉटन एंड 2 वेराइटीज़ ऑफ इजिप्टियन कॉटन. ही वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एंड लेटर वर्कड इन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉटन कंसल्टेंट. देन हम बात करें सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, तो जो प्लांट ब्रीडिंग के जो अचीवमेंट हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेजर अचीवमेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इंक्लूड कौन कौन से हैं, इम्प्रूवमेंट इन यील्ड, ठीक है. सेकंड है क्वालिटी, रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, अर्लीनेस, अडेप्टेबिलिटी,
ठीक है। तो इन सबको आप देख लीजिए। देखो यील्ड किस किस में, वीट, राइस, मेज, सोरगम, इसमें कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स दिए हैं, बाकी बहुत लंबी इसकी सीरीज हो जाएगी। वीट, राइस, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, कॉटन। देन इम्प्रूवमेंट अचीव्ड थ्रू ड्वार्फिंग जीन्स और हाइब्रिड वेराइटीज़। हम बात करें क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, प्रोटीन कंटेंट, ऑयल कंटेंट, शुगर कंटेंट, ये फ्रूट कंटेंट, फाइबर कंटेंट, तो ये सभी पर्टिकुलर क्रॉप्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप देख लें। देन हम बात करें रेजिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेसेस लाइक द डिसीज, इंसेक्ट हुए, ठीक है, ऑल मेजर फील्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स। देन हम बात करें रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, सैलिनिटी, लॉजिंग रेजिस्टेंस। देन हम बात करें अर्लीनेस, तो कॉटन 270 से लेकर 170 दिन में मैच्योर, ठीक है। तो अपन बात करें कैस्टर में 270 से 180 दिन। शुगर कैन की वैराइटीज़ थी 360 दिन में जो मैच्योर होती थी, वो करीब 270 दिन की डेवलप की अपन ने। पिजन पी की 270 दिन में डेवलप होती थी, वो उनको 120 दिन तक अपन अर्ली मैच्योरिटी वैराइटीज़ को डेवलप कर सकें। देन हम बात करें अडेप्टेबिलिटीज़, तो वीट, राइस, सोरगम, मेज, पर्ल मिलेट, तो इनमें वेरियस जो डिफरेंट ब्रीडिंग अप्रोचेस लगा के इनको किया अपन ने, ठीक है। देन अपन बात करें टॉक्सिन फ्री वैराइटीज़, तो जब लेथाइरस हुआ, नीरोटॉक्सिन, गॉसिपॉल कंटेंट अपन ने कम किया कॉटन में, और एडुसिक एसिड अपन ने ब्रेसिकास में कम किया। देन ये सब उसी के बारे में दिया जो ऊपर अपन ने पढ़ा है, ये हमने देख ही लिया है। नाउ BT cotton hybrid covers about 96% of the total area, cotton area in India, and contribute about the 98% of the total cotton production। तो भारत में जितना भी कॉटन का एरिया, उसका 96% जो एरिया है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, BT कॉटन के अंतर्गत। जबकि अपन बात करें उत्पादन के अगर नज़रिए से देखें तो 98% जो उत्पादन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, अपना BT कॉटन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, ठीक है। ये वही जो ऊपर अपन ने देखा है वही सब दिया है। देन अपन बात करें अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। जब हम बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके जो हानिकारक इफेक्ट है, अनडिज़ायरेबल जो इफेक्ट है, उसके बारे में हम बात करें तो ये क्या करता है प्लांट ब्रीडिंग की। जब हम बात करते हैं तो ये रिडक्शन जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा क्या आएगा नैरोइंग जेनेटिक बेस, तीसरा क्या आएगा डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एंड तीसरा आएगा अनडिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं अपन रिडक्शन इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में रिडक्शन कैसे हो रहा है, जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर वेराइटीज़ का बनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम एक बहुत बड़े स्तर पे उसी का कल्टीवेशन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लोग फार्मर्स उसको अपना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो उस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जो लैंड रेसेस थे, ठीक है, जो डाइवर्सिटी जो थी वो क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। तो मॉडर्न इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ आर मोर यूनिफॉर्म देन लैंड रेसेस, thus plant breeding lead to the reduction in diversity. The uniform varieties are more prone to the new races of pathogen than land races which have the high genetic diversity। जो अब अपनी देखो एक यूनिफॉर्म वेराइटीज़ अगर बहुत बड़े एरिया में लगाई जाएगी, कल्टिवेटेड की जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट आ रहे हैं उनका अटैक भी एक बहुत बड़े स्तर पे ही होगा अगर होगा तो, ठीक है। देन अपन बात करें नैरो जेनेटिक बेस, यूनिफॉर्म वेराइटीज हैव नैरो जेनेटिक बेस, सच वेराइटीज जनरली हैव अ पुअर अडेप्टेबिलिटी, लो बफरिंग capacity. On the other hand, diverse genotype like the land races or primitive cultivars have wide adaptability. Then हम बात करें danger of uniformity. Most of the improved varieties have some common parent in the pedigree which may causes danger of uniformity. However, danger of uniformity can be avoided through development of multi-line varieties in self-pollinated crops and synthetic and composite varieties in cross-pollinated species. देखो जो डेंजर ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। देखो हम मल्टी लाइन वेराइटीज़ डेवलप की हमने जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज हुई उनमें, और जब हम सिंथेटिक और कंपोजिट की वैराइटीज़ की बात करते हैं तो हमने ये क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं उनमें इनको डेवलप किया, ठीक है, जिससे कि हम इस प्रॉब्लम से ईजिली बाहर निकल सकें। देन हम बात करें अनडिज़ायरेबल कॉम्बिनेशंस। Sometimes plant breeding lead to undesirable combination. The example man-made crops having the undesirable combination of characters, जैसे कि अपन बात करें रेफनो ब्रासिका एंड पोमेटो, ठीक है। तो अपन ने इसमें जो पूरा चैप्टर था उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके प्लांट ब्रीडिंग का, जो फर्स्ट चैप्टर था कुंदन सिंह बुक का, उसके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। और जितनी बार आप इसको ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।